स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कंसेप्ट ऑफ एसी जनरेटर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स करंट, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन टॉपिक है इसका। तो पहला टॉपिक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला टॉपिक आप नाम से देखोगे तो मोशनल ईएमएफ करके फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ये नाम से ही फोर्स है, काम से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बाय नेम फोर्स है, बाय वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क और नाम में कंफ्यूजन रहता है इसका हमेशा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जब भी आप सुनोगे तो सेंस इसका निकालेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। और मोशनल ईएमएफ कहने का मतलब इसके पीछे जो कॉज है वो मोशन ऑफ द वायर है, मतलब एक वायर के मोशन की वजह से ये सब कुछ होगा। तो दैट्स व्हाई मोशनल ईएमएफ। यहाँ पर इसकी कंडीशंस लिखी गई हैं। पहली कंडीशन ये लिखी जा रही है कि व्हेन एनी कंडक्टिंग वायर इज मूव्ड थ्रू अ स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो बातें हैं। पहली बात तो कंडक्टिंग वायर होना चाहिए आपके पास। नॉन कंडक्टर्स में ये चीज नहीं होती है। कंडक्टिंग में यानी प्लास्टिक का वायर है तो कुछ काम नहीं करेगा, कॉपर का वायर है तो ये चीज काम करेगी। कॉपर कंडक्टिंग है, प्लास्टिक नॉन कंडक्टिंग है। और इट शुड बी मूव्ड यानी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, और थ्रू अ स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां पर उसको मूव कर रहे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस भी चाहिए। तो तीन बातें हो गई। कंडक्टर होना चाहिए, उसके अंदर एक वेलोसिटी होनी चाहिए, और जहां पर वो ट्रेवल कर रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और इन ए सुटेबल वे। ये अभी डिस्कस करेंगे सुटेबल वे क्या होता है। दैट मीन्स मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जब भी मूव कराएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी आएगी। उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। उस प्रॉपर तरीके को हम लोगों ने अभी सुटेबल वे कहा है। इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा करने पर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि आप ईएमएफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो ये प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ये क्यों होगा, इसका रीजन समझना पड़ेगा कि एक वायर को, मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं कि कंडक्टिंग वायर को मूव कराएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा उसके एंड्स पर। बट क्यों होगा, उसका रीजन वाई, तो उसका रीजन हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्यों होगा। ये दो फिगर्स स्क्रीन के ऊपर है, एक लेफ्ट फिगर एक राइट फिगर। हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स एक कंडक्टर की तरीके से मान लो आप। ये एक कंडक्टर है और ये इसकी लेंथ कुछ एल मान लेते हैं, एल लेंथ का कंडक्टर है। क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, मतलब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है। आप जिस कॉपी पर लिख रहे होगे, जिस भी पेज पर आप लिख रहे होगे ना, कॉपी के जिस पेज पर, उसके इनटू मतलब उसके अंदर की तरफ। यानी कि अगर आप स्टडी टेबल पर बैठ करके लिख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फ्लोर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्लोर की तरफ। इनटू द पेज का मतलब टुवर्ड्स फ्लोर, अगर आपकी कॉपी स्टडी टेबल के ऊपर है तो। और इस कंडक्टर को यहाँ पर v से एक वेलोसिटी दी गई है, मतलब ये इसके मोशन की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अब कंसेप्ट क्या कह रहे हैं कि जब ये वायर को मूव करेंगे, नेचुरल सी बात है कि अगर इस वायर को अगर आप फॉरवर्ड मूव कराओगे तो इस वायर के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर हम इस कंडक्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो इस कंडक्टर के अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वो भी इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ वो भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, तीन बातें आ गई। तो उस पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स आता है क्यू वी बी के फॉर्मूले से। तो ये स्टेटमेंट यहां लिखा है कि ड्यू टू मोशन ऑफ वायर द चार्जेस इनसाइड इट ऑल्सो मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जिसको हम लोगों ने एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो आप कि चार्ज पार्टिकल पर एफ इक्वल टू क्यू वी बी का फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। तो यहां से इसकी बिगिनिंग होती है। मतलब कंडक्टर को जब आपने वेलोसिटी v दिया, कंडक्टर को v वेलोसिटी दिया, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दिया, तो कंडक्टर के अंदर के चार्जेस मूव करने लगे। कंडक्टर के जब चार्जेस मूव करने लगे तो उनको एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ ऊपर की तरफ,
वो अपने राइट हैंड वाले डायरेक्शन से आएगा, और जैसे ही इन पॉजिटिव चार्जेस को मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे, टॉप एंड पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे और बॉटम एंड पर नेगेटिव चार्जेस। तो वो आपका सेकंड पॉइंट आ गया अब यहाँ पर, सेकंड फिगर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, कंडक्टर को मूव करा सबसे पहले इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर के अंदर बैठे हुए सारे चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो भी मूव करने लगे उतनी ही वेलोसिटी से, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। थ्योरी कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जिसका फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी। ये कंसेप्ट प्रीवियस कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस पे जब फोर्स लग रहा है तो वो जा करके कंडक्टर के ऊपर वाले एंड पर इकट्ठा हो गए। सो ये प्लस 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 की एक चेन बन गई यहाँ पर, पॉजिटिव एंड पर, यहाँ पर सारे पॉजिटिव एंड बन गया यहाँ पर, और नेगेटिव एंड कंडक्टर के दूसरे साइड पर आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अलग अलग इकट्ठा हो जाए, मतलब एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है जिसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लेकर के और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज रखते हो। नोटिस करना, यस सर। पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि पहले ये जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है दोनों साथ साथ है, प्लस और माइनस एक साथ है, अलग अलग नहीं है वो। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, लेकिन हुआ क्या कि हम लोग को ये पता है कि F इक्वल टू क्यू वी बी जब आप अप्लाई करते हो तो उस समय ये बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन आती है वो अपोजिट आती है। भले ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी आपका उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन चार्ज एक का प्लस है और एक का माइनस है, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इसी वजह से ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चलने लगे। तो जो चार्जेस पहले एक साथ थे वो अब एक दूसरे से अलग हो गए, प्लस वाले सब ऊपर चले गए, माइनस वाले सब नीचे आ गए, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। प्लस से माइनस की तरफ जा करके आप कहोगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है। ये आपके क्लास 10th के लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था आपको, इन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट लेक्चर की पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक हुआ था उसके अंदर डिस्कस किया था हमने इसे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये क्या होगा कि बाकी के जो पॉजिटिव चार्जेस आप देखोगे और जो पॉजिटिव चार्जेस के अंदर होंगे, नेचुरली अगर टॉप एंड प्लस है तो टॉप एंड दूसरे प्लस चार्ज को तो रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये चार्जेस सेपरेट हो गए तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा था, पहले से ही लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स तो पहले ही लग रहा था, उसके साथ एक और फोर्स क्रिएट हो गई जिसको आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। इसका भी एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, F इक्वल टू क्यू ई। तो ये दो फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर, कि चार्जेस पर इस पूरे, और इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स है भी नहीं, चार्जेस पर दो ही फोर्सेस काम करती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसका फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिसका फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी। ये दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही फोर्सेस लगते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन जब ये चार्ज अलग अलग हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, मैग्नेटिक फोर्स के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी लगना स्टार्ट हो गई, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, यानी कि F ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बैलेंसेस बाय द F ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके अपने अपने फॉर्मूलेज हैं, क्यू वी बी अभी रिसेंटली पढ़ा है आपने मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को Q इंटू ई हम लोगों ने फर्स्ट करंट वाले चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तब बताया था आपको। और ये दोनों एक टाइम पर बराबर हो जाएंगे, तो यानी Q और Q कैंसिल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी V इंटू बी। और उसी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक और पॉइंट बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो तो वहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हो, मतलब
अगर किसी डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका भी कुछ फॉर्मूला वगैरह हुआ करता था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईडी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी, मतलब डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे, हमारा पॉजिटिव एंड कंडक्टर के टॉप साइड पर है और नेगेटिव एंड कंडक्टर के बॉटम साइड पर है, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है एल वो एल के बराबर है। तो ई इंटू एल, और ई को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ई को जब रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू बन रही है वो आप इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करके वो आ जाएगा वी बी और एल, वी बी एल। यहाँ दो वी हैं, एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी। कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है और स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए यूज किया जा रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर का कंसेप्ट है, बट समझने वाला पॉइंट है, जरूरत है इसकी, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा भी नहीं, तो इसकी नीड है। तो एक बार जल्दी से समराइज कर दे रहे हैं इसको, फाइनली एक बार और समराइज कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में प्लस और माइनस चार्ज एक साथ थे तो वो जीरो चार्ज माना जाएगा, प्लस और माइनस एक साथ हो गए तो जीरो। लेकिन जैसे ही इनको मूव किया तो दोनों की वेलोसिटी हो गई राइट साइड डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स लगने की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। पॉजिटिव वाले पर फोर्स ऊपर, नेगेटिव वालों पर फोर्स नीचे। तो पॉजिटिव वाले ऊपर जाके इकट्ठा हो गए, नेगेटिव वाले नीचे आके इकट्ठा हो गए। प्लस और माइनस जब ऊपर और नीचे मतलब सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से बाकी के चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स लगेगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी। उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन था उस रिलेशन से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं वी बी एल, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम दे रहे हैं मोशनल ईएमएफ का। ठीक है, जितने कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पर यूज किए हैं ना उन कंसेप्ट्स को भी समराइज किया हुआ है यहाँ पर तुम लोग के लिए, रेफरेंस कंसेप्ट। इस डेरिवेशन में जो जो कंसेप्ट हमने यूज किए हैं वो एक बार याद दिला दे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्जेस मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर आपको याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में था। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अपने नोट्स में से इसको चेक करना। डिस्कस्ड इन द मैग्नेटिज्म चैप्टर, रिसेंटली भी पढ़ा है आपको, उसमें यही डायग्राम भी था कि आप चार्जेस पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखते हो। तो आप अपने राइट हैंड थंब को रखते हो वेलोसिटी की तरफ और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। हाँ, ठाकुर ठाकुर वाला। तो ये ध्यान रखिएगा यार, ये कंसेप्ट है, क्योंकि अभी आप पीछे पूछोगे कि वो डायरेक्शन कैसे आया, तो डायरेक्शन ऐसे ही आया था, क्योंकि हम लोगों ने क्या फिगर बनाया था। देखो हमारे पास फिगर कुछ ऐसा बना था अभी, अब मैं वापस प्रीवियस पेज पे तो नहीं जा रहा हूँ, बट ऐसे था ये। मतलब आपके पास कंडक्टर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड को इनटू रखा था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू का मतलब आपके स्टडी टेबल के नीचे की तरफ, यानी फ्लोर की तरफ। तो अब आप खुद समझ सकते हो, और इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड थी। तो आप इसी रूल को फॉलो करो, अपने राइट हैंड थंब को रख दो राइट साइड डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब इधर रखो। मतलब अगर आप स्टडी टेबल पर हो तो मैं वो फिगर भी दिखा सकता हूँ तुम्हें क्या बनेगा ये, अगर आप स्टडी टेबल के ऊपर हो तो। मतलब आपको अपने स्टडी टेबल पर जिस पे भी लिख रहे हो, या बेड पे बैठ के लिख रहे हो तो बेड पे, सोफे पे बैठ के लिख रहे हो सोफे पे, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप अपना राइट हैंड थंब रखिए टेबल के राइट साइड डायरेक्शन में, और अपनी राइट हैंड के फिंगर्स नीचे की तरफ रख के देखो कि आपका राइट हैंड पाम किस तरफ आ रहा है, वो मालूम चल जाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है। तो कंफर्म करो कि बताओ, अगर आप थंब इस तरफ रखते हो और फिंगर नीचे की तरफ रखते हो तो आपका राइट हैंड पाम टेबल के अप, मतलब टेबल के इधर टॉप साइड पर है या बॉटम साइड पर है, इधर मतलब किस तरफ आ रहा है, वो टी वाली साइड पर या बी वाली साइड पर। अगर अपना थंब राइट साइड रखते हो और फिंगर को नीचे रखते हो, राइट हैंड की बात कर रहे हैं, सर टी वाली साइड पे। टी वाली साइड। तो टी वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसीलिए मतलब इधर, और नेगेटिव बी वाले साइड पर आएंगे। और यही चीज यहाँ पर दिखाई है मैंने, इसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो किया था कि टॉप साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे और बॉटम साइड पर नेगेटिव। मतलब जो कुछ पीछे डिस्कस किया है उसका रेफरेंस दे रहा हूँ तुम्हें कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप रिवाइज तो करोगे नहीं, तो ये ध्यान देना पड़ता है कि ये सब पहले पढ़ा जा चुका है। सिर्फ हम आज क्या करेंगे ना, एक तरीके से कई सारे कंसेप्ट को एक साथ मर्ज कर रहे हो आप। कुछ कंसेप्ट क्लास 10th के बिगिनिंग में पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट अभी रिसेंटली मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, तो अलग अलग जगहों से जो कंसेप्ट पढ़े गए थे उनको मिला दिया जा रहा है।
और एक नया टॉपिक तैयार किया जा रहा है। दूसरा कंसेप्ट जो है द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंसेप्ट भी आप, ये फिगर भी ध्यान देना, ये फिगर आपने डन किया था, इसको डन किया था हम लोगों ने पहले चैप्टर में, जो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर था ये। ठीक है, तो तुम्हारे नोट्स में भी मिल जाएगा ये, है ना। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि जब भी प्लस और माइनस होता है तो वहां प्लस से माइनस की तरफ आप कैपिटल ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो, और अगर ये डी डिस्टेंस है इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस को ई मल्टीप्लाइड बाय डी करते हो। शायद फिगर देख करके तुम लोग को अपना लेक्चर याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ किया तो था हम लोगों ने, यस सर। है ना, पहले याद होना चाहिए वैसे। और तीसरा कंसेप्ट मैं जो यूज कर रहा हूँ इसमें ये कि फोर्स ऑन चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ इक्वल टू क्यू ई, ये भी मैंने पीछे यूज किया था। और ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। अब आप बताएं, ये सब आपको, यही 3 कंसेप्ट पिछले डेरिवेशन में लगाए हैं। अब आप पूरा दोनों मिला करके बताओ चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब डेरिवेशन और इस डेरिवेशन में यूज किए गए सारे कंसेप्ट्स को देख करके ये बताओ फाइनली कि ये आपको रिजल्ट समझ आया या नहीं आ रहा, कि ईएमएफ आने का रीजन क्या हुआ, बताएं। यस सर। क्लियर कर पाओगे रीजन फॉर द ईएमएफ क्या है, ये समझा पाओगे कि अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा क्या होता है कि वायर को मूव करने से, मतलब ऐसा कौन सा फिनोमिना हो जाता है कि वायर को मूव करते हो और मूव करते ही वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आने लगता है, तो आप इसको समझाओगे ऐसे कि जब हम वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो नंबर 1 स्टेप पर क्या होता है, नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से जुदा हो गए, जो पहले साथ रह रहे थे उनके बीच में अब डिफरेंस आ गया, पॉजिटिव एक तरफ चला गया, नेगेटिव एक तरफ चला गया, लड़ाई हो गई उनके बीच में। सो पॉजिटिव एक कोने पे जाके बैठ गया वायर के, नेगेटिव दूसरे कोने पे जाके बैठ गया। जब ये प्लस माइनस अलग हो गए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज क्रिएट करी इन्होंने, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फर्दर और जो प्लस और माइनस अलग अलग होना चाहते थे उनको अलग होने से रोक दिया। बिगिनिंग में तो प्लस और माइनस अलग हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्लस माइनस अलग होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से और प्लस और माइनस एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब उसी को हम लोगों ने कहा है कि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, और फाइनली आपने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये पूरा डेरिवेशन बेसिकली है तो क्लास 12th का पार्ट, डेरिवेशन भी क्लास 12th की है, ठीक है। बट क्योंकि ये क्लास 10th के कंसेप्ट्स को मिला करके बनाई जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कराया है कि ये 3 रेफरेंस कंसेप्ट्स ऐसे डेरिवेशन में यूज किए गए हैं। एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का डायरेक्शन, जो कि हम लोगों ने राइट हैंड रूल से ऑलरेडी किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ये भी डन है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डन है। और वहीं पर ये बताया था कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई नाम की एक फोर्स आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वहां पर एक चार्ज हो। ठीक है, बढ़े आगे इसके अब। यस सर। ठीक है, तो अब इसको कंक्लूड करना है। ये तो हो गया रीजन, ये तो रीजन हो गया कि इसका मतलब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आने का मतलब होता है कि अब वो एक बैटरी बन जाएगा, अब वो एक बैटरी का काम करेगा। मतलब कि अगर इस कंडक्टर के अंदर एक साइड पॉजिटिव आ गया और एक साइड नेगेटिव आ गया, तो नाउ दिस कंडक्टर will act like a battery having positive terminal on the top side and negative terminal on the bottom side, and this battery will be of a potential difference VBL. मतलब a moving conductor will behave like a battery. Important statement है ये, a moving conductor will behave like battery. देखिए, जो हमारे कार में, बाइक में इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब कार की, बाइक की जो हेडलाइट है, म्यूजिक सिस्टम है, पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर लाइट है, ये सब कहाँ से, इनको करंट कहाँ से मिलता है? कोई आइडिया है आपको कि बाइक में या कार में जो लाइट लगे हैं, पंखे लगे हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी कब मिलती कहाँ से है? कहाँ से इनके अंदर करंट आता है? बताएं आप थोड़ा सा, क्या ऐसा होता है इनके अंदर? बाइक में क्या लगा होता है, कार में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बल्ब जलता है? आप म्यूजिक सिस्टम, जी सर।
बैटरी होती है, हम मानते हैं सभी में, मतलब बाइक में भी बैटरी होती है, कार में भी बैटरी होती है। बोलो, मानते हो आप इसको, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, इसमें भी कोई Yes, डाउट है? sir. तो इसका मतलब बेसिक लेवल पर बात की जाए तो बैटरी का बेसिक रोल क्या है, बैटरी का बेसिक फंक्शन क्या है, किस काम के लिए बैटरी को बनाया गया दुनिया में? मतलब हम सर बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पैदा करती है फिर। हाँ मतलब बैटरी को आप कह सकते हो कि एक डिवाइस है जिसके थ्रू करंट आ जाती है, और करंट आने से जो भी हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हुआ। तो जिस भी चीज से करंट आएगा उसको आप बैटरी मानोगे। कहीं से भी अगर करंट आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज बैटरी जैसा काम कर रही है, क्योंकि बैटरी का तो बेसिक काम है करंट को प्रोड्यूस करना। तो अगर कहीं पर मान लो बैटरी ना होने के बावजूद भी करंट आ रहा हो, कहीं ऐसा हो जाए कि बैटरी है नहीं और फिर भी करंट आ रही है, तो आप ये तो कहोगे ना यार, कहीं ना कहीं इनविजिबल बैटरी टाइप की कोई चीज लगी होगी इसके अंदर, कोई हिडन बैटरी होगी, आपसे मान लोगे। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये जो वायर है जिसको आप मूव कर रहे हो, ये बैटरी का रोल प्ले करने लगेगा, बैटरी जैसी हरकत करने लगेगा। और बैटरी जैसी हरकत का मतलब क्या होता है, बैटरी की हरकत क्या होती है कि जैसे ही उसके प्लस और माइनस को किसी चीज से आप कनेक्ट कर देते हो, अगर एक बल्ब लाए, पंखा लाए, और उसका एक साइड बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और बैटरी के दूसरे नेगेटिव से दूसरा साइड कनेक्ट कर दें, तो बैटरी अपने एक्शन मोड में आ जाएगी और उस डिवाइस में करंट फ्लो करने लगेगी। बट क्या बैटरी को कनेक्ट किए बगैर भी आपका करंट आएगा? क्वेश्चन ये है। बैटरी में, एक बैटरी मार्केट से खरीद के लाओ, आप सेल मार्केट से ले आओ, टॉर्च वाला सेल लाओ, तो क्या उसके अंदर प्लस और माइनस पहले से फिक्स नहीं होता है कि ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है? किसी भी यस सर। बैटरी सेल में होता है। तो क्या जब आप मार्केट से लेके आते हो तो क्या पूरे रास्ते उसमें करंट फ्लो हो रहा है? नो सर। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लस तो, और उसमें प्लस भी है माइनस भी है, फिर करंट क्यों नहीं आ रहा उसके अंदर? तो करंट के लिए सिर्फ प्लस और माइनस टर्मिनल्स होने जरूरी नहीं है, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन उन टर्मिनल्स को कनेक्ट भी तो किया हो किसी चीज से। अगर वो कनेक्ट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट नहीं होगा इसमें। नहीं आए समझ में ये बात? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, क्या जरूरी है कि दोनों साथ साथ रहें? कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या इस चीज की कोई गारंटी है कि करंट भी होगा वहां पर? नो सेल का सर। सेल का एग्जांपल लीजिए, आप सेल का एग्जांपल लो, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। आप कार की बैटरी को बाहर निकाल लो, कार की बैटरी को बाहर निकाल लाइए, 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो, तो उसके अंदर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लेकिन उस 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से करंट तब फ्लो कर पाएगा जब आप उसके प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को किसी न किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करिए, उसको कंप्लीट सर्किट बनाइए उसका। तो ये जो सामने तुम्हारे फिगर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इस कंडक्टर को जब आप मूव कर रहे हो तो इसका एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल बन चुका है और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है, यानी कि ये एक बैटरी का काम कर रहा है इस पे। तो क्या करंट भी फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर? ये क्वेश्चन है कि क्या इस मूविंग कंडक्टर में कोई करंट भी होगा या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सर सर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो वो करंट इसमें नहीं होगा। करंट इसलिए नहीं होगा, सुनो, करंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस और माइनस को आपस में कनेक्ट तो किया नहीं हमने कोई। ऐसा तो है नहीं कि प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल पे कोई बल्ब लगा दिया मैंने, कोई फैन लगा दिया। तो ये एक सिंपल बैटरी है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड अभी कनेक्ट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट नहीं आएगा अभी। ये बहुत क्लियर कट से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन थी, ये हो गया इसका रेफरेंस कंसेप्ट जो बीच में हमने यूज किए, जिन जिन पॉइंट्स को यूज किया उनको। अब ना एक्चुअली इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि इस कंडक्टर का कौन सा साइड पॉजिटिव होगा और कौन सा साइड नेगेटिव होगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। मतलब कि अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई एक कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है, मान लो कोई भी एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं, और मान ले ऐसा कंडक्टर है और वो मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है जी। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा? मतलब ये पॉइंट कि पोलैरिटी कैसे देखोगे आप? क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ टू डिसाइड पॉजिटिव नेगेटिव साइड। पहले तो आप मेरा एक स्टेटमेंट लिख लें
कि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो वो कंडक्टर आपको एक बैटरी वाला काम करके देगा। बैटरी वाला काम करके देगा मतलब वो एक पोटेंशियल डिफरेंस की डिवाइस बन चुकी है। बैटरी भी एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। तो अ मूविंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ डिवाइस सिमिलर टू बैटरी, जस्ट लाइक बैटरी। तो अगर हम ये कह देते हैं आपसे कि कोई एक कंडक्टर हमने लिया यहाँ पर मान लें, और इस कंडक्टर को हमने राइट साइड डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ मतलब बाहर की तरफ है, आउट ऑफ पेज। आउट आउट ऑफ पेज का मतलब आपके लिए, अगर आप फिर से वही है कि अगर आप स्टडी टेबल के ऊपर बैठ, आपकी कॉपी स्टडी टेबल पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कमरे की छत की तरफ है। जो कमरे का छत है उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, टुवर्ड्स स्काई मान लीजिए, और वेलोसिटी राइट साइड है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कंडक्टर एक बैटरी है। ये अब क्लियर हो चुका है कि द कंडक्टर इज लाइक अ बैटरी। बट अगर कंडक्टर एक बैटरी है तो हर बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इसका कौन सा एंड पॉजिटिव है, टॉप एंड या बॉटम एंड? सर बॉटम एंड। और हाँ, बट वो सर डिसाइड बॉटम एंड है कैसे डिसाइड कर रहे हो आप, क्या सर, जिस लॉजिक? साइड फोर्स लगेगा पॉजिटिव के लिए, राइट। पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो आपको, हाँ बिल्कुल, अब आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना। इसके लिए लॉजिक वही है कि आप इसके पॉजिटिव चार्ज का फोर्स देखो किधर आएगा, कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स किधर लगेगा। और ये पता लगाने के लिए आपको रेफरेंस कंसेप्ट 1 यूज करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज पर अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी है पॉजिटिव चार्ज पे, तो एक काम करिए, अपने फिर से राइट हैंड थंब को वेलोसिटी की तरफ और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो। तो अब आप ये काम अपने आप जरा करके देखो कि अपना राइट हैंड, आपका थंब राइट साइड हो और फिंगर ऊपर छत की तरफ हो, ठीक है। तो किधर की तरफ आपका राइट हैंड पाम जा रहा होगा? अगर आप अपना राइट हैंड का थंब वाला पोर्शन, थंब राइट साइड डायरेक्शन में रखो और फिंगर ऊपर की तरफ रखो, तो आप खुद देखोगे आपका राइट हैंड पाम आपके आपके आईज की तरफ आ जाएगा, टुवर्ड्स योर आई, आपको दिखेगा अगर आप अपने सामने इसको रख के देखो। कर पा रहे हो इसको, नहीं कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। कर ले रहे हैं सर। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये मूविंग कंडक्टर एक सेल का काम करेगा, बैटरी का काम करने लगेगा, और एक बैटरी ऐसी बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ। अब ये कितने वोल्ट की बैटरी होगी, क्योंकि बैटरी भी तो अलग अलग साइज की आती है ना। टॉर्च वाली बैटरी, पेंसिल सेल जो होती है, जो उसमें घड़ी वगैरह में लगाई जाती है, वॉल क्लॉक में पतली सी सेल होती है, वो 1.5 वोल्ट की होती है। स्कूटर में और बाइक में जो आप लगाते हो बैटरी वो ज्यादा वोल्टेज की होती है। कार में ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की होती है। ट्रक में बड़ी बैटरी लगाई जाती है, ट्रेनों में और बड़ी बैटरी लगाई जाती है। तो हर बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस की होगी जी प्रवीण, ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी होगी? तो उसी का आंसर है कि इसकी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह दें कि ये 50 सेंटीमीटर का वायर है और इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला है मान लेते हैं, तो फिर ये कितने वोल्ट का बैटरी बनेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली वेलोसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड को 20 और 20 वोल्ट। तीनों को मल्टीप्लाई करिए। नहीं, 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हाफ मीटर हो गया, यानी कि जो लेंथ रखोगे, मतलब वेलोसिटी तो 4 हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 10 हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हो, हाँ, यानी ये 20 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। और अभी सिर्फ 20 वोल्ट की बैटरी है, करंट नहीं है इसमें। करंट के लिए हमको कुछ ना कुछ इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना बिना कनेक्शन के करंट नहीं आता। आपके घरों में भी स्विच ऑन करिए आप, पहले स्विच ऑन करेंगे तो करंट नहीं आने वाला। स्विच ऑफ करने पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट नहीं होता। स्विच ऑन कर दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और करंट भी होगा। नहीं जी लविश, सुनो, ये जो बात आप कह रहे हो कि पॉजिटिव वाला नीचे कैसे जाएगा, इसके लिए एक डेरिवेशन देखो पहले। बिगिनिंग में क्या था ना, बिगिनिंग में ये शुरुआत में होता है, बिगिनिंग में प्लस और माइनस अलग हो जाते हैं शुरुआत में, क्योंकि जब तक वो साथ साथ है तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो पहले तो बिगिनिंग में क्या होता है कि प्लस और माइनस अलग हो जाते हैं,
उसके बाद इनका अलग होना बंद होता है। तो क्योंकि बिगिनिंग में ये अलग हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस तो शुरुआत में ही आ चुका है, उसके बाद अब नहीं आएगा। जो आपका डाउट है कि ये प्लस वाला अलग कैसे, प्लस वाला नीचे कैसे जा सकता है, माइनस वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड शुरू में ज्यादा ताकतवर होती है और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये पॉजिटिव को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव नीचे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स उसको ओवरकम कर जाएगी, यानी उससे फाइट बैक कर जाएगी। ये आप मान सकते हो इसको। सर मतलब बीच में कोई चार्जेस रह जाएंगे ना बचे हुए? ऑब्वियसली बचेंगे, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सारे चार्ज थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट कर गए, कुछ चार्ज नीचे आ गए, कुछ चार्ज ऊपर चले गए, बाकी ऑलमोस्ट सारे चार्ज कंडक्टर के अंदर बीचों बीच पड़े रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? अब आप दो बातें सुनो, दो बातें। पहली बात तो ये स्टेटमेंट अब आपको भूलना नहीं है कि अब मूविंग कंडक्टर, ये स्टेटमेंट अब आपको अगले 2 सालों तक नहीं भूलना है। अब मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी मूव करो, जहां मूव करो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। अ मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ बैटरी, नंबर 1 पॉइंट, ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। तो किसी ने पूछा कि भैया अगर वो बैटरी है तो उसका प्लस किधर है, माइनस किधर है, तो ये सब हमने निकाला। उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे VBL, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे VBL से। और ये कैसे पता लगाओगे कि प्लस किधर है और माइनस किधर है, तो ये पता लगाने के लिए आपको ये राइट हैंड रूल देखना पड़ेगा। इस राइट हैंड रूल से आप पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव साइड किस तरफ होगी, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन है वही साइड आपका पॉजिटिव रहेगा। तो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा यार कि पॉजिटिव नेगेटिव किधर की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लें, अगर मान लो अगर हम कंडक्टर को ऐसे बनाए, हॉरिजेंटल कंडक्टर है, रेड कलर से हॉरिजेंटल कंडक्टर, और ये रेड कलर से जो हॉरिजेंटल कंडक्टर है ये ऊपर की साइड मूव कर रहा हो, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैं आपको ना बेटर फिगर दिखाता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि आप अपने टेबल से कनेक्ट करना, अगर टेबल पर बैठ के लिख रहे होगे तो ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। कि आप ऐसे मान लें आपके टेबल पर ही कोई एक वायर है, और वायर नहीं है तो पेन मान सकते हो कि आपके टेबल के ऊपर मैंने एक वायर रखा और उस वायर को टेबल के ऊपर की तरफ आपको मूव करा रहा हूँ, टेबल के ऊपर की तरफ ऐसे, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड टेबल के ऊपर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेबल से ऊपर की तरफ यानी छत की तरफ है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप बताओ इस वायर में कौन सा एंड पॉजिटिव होगा। मैं वायर के नाम दे देता हूँ P और Q। अब आप बताना कि वायर में पॉजिटिव सर, Q पॉजिटिव P नेगेटिव। है। हाँ क्यू पॉजिटिव P नेगेटिव। हाँ, ये इसी रूल से बताइएगा, इसी रूल से। एक बार ये रूल फिर देख लो, बार बार इस रूल को पलट के दिखा रहा हूँ, पहले कई बार दिखा चुका हूँ इसको। वेलोसिटी को रखिए, मतलब थंब को रखिए वेलोसिटी की तरफ और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये काम करते हैं। तो अपना अपने राइट हैंड का थंब इधर होना चाहिए, आपका राइट हैंड थंब इधर होना चाहिए वेलोसिटी के पैरेलल, और आपके राइट हैंड के फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होनी चाहिए। अब आप देखो कि आपका राइट हैंड पाम किस तरफ जाएगा। मैंने टेबल का डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि हम लोग देख पाए, मतलब थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी तुमको समझने में। किधर जा रहा है आपका राइट हैंड पाम, पॉइंट Q की तरफ या पॉइंट P की तरफ? Q की तरफ। Q की तरफ। तो Q वाला पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, मतलब ये टर्मिनल्स हो गए। इसका मतलब ये जो वायर है ना, ये बैटरी बन चुका है। बैटरी बनने का मतलब फिजिकली वो बैटरी जैसा दिखेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं है कि अब आप उसको देखोगे तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, बट उसकी हरकतें बैटरी वाली हो जाएगी, विल बी लाइक अ बैटरी। ये वायर एक बैटरी की तरीके से काम करेगा, जिसका पॉइंट P वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल होगा और पॉइंट Q वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो दिस वायर इज एज बैटरी, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसको EMF कहते हो वो VBL। तो ये इसमें काफी कंफ्यूजन होती है कि किधर प्लस है किधर माइनस है, ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा होती है। बट ये एक्चुअली कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है नहीं, उनके लिए है जिनको ये रूल याद नहीं है। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको नहीं याद है फिर तो आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा साइड पॉजिटिव बनेगा कौन सा साइड नेगेटिव बनेगा। बट अगर फर्स्ट रूल याद हो गया देन फिर तो आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। हालांकि इसके EMF को यानी कि प्लस माइनस को डिसाइड करने के लिए एक और रूल है, ये तो हमने अपना रूल बताया है।
एक और रूल है जो प्लस और माइनस को डिसाइड करता है, और वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आप पहले तो लेफ्ट वाली फिगर देखें। आप लेफ्ट वाली फिगर में ये किसी बंदे का राइट हैंड है, तो आप अपना राइट हैंड इस तरीके से रखो कि आपका थंब वाला पोर्शन, फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर जो आप देख रहे हो सेंट्रल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे से 90, मतलब थंब और फोर फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर के बीच में जो एंगल है ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, और मिडिल फिंगर और थंब के बीच भी आपका 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। मतलब ये तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो यही मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेच आउट द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर राइट हैंड सो दैट दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब आपको क्या करना है, जो थंब है, देखिए थंब, इसको ऐसे याद रखते हैं यार, मोशन वर्ड याद करिएगा, ठीक है, फील्ड वर्ड याद करिएगा। तो मोशन में टी इन्वॉल्व है, मोशन में टी इन्वॉल्व है, तो टी स्टैंड फॉर थंब। फील्ड में एफ इन्वॉल्व है, सो दैट गोज विथ फोर फिंगर। ठीक है जी, फोर फिंगर। ये इस तरीके से याद रखते हैं हम। तो मोशन में टी है तो टी मतलब थंब हो गया, यानी कि थंब को मोशन की डायरेक्शन में। तो अब आप राइट वाला फिगर देखो, राइट वाले फिगर में जो थंब है, थंब और मोशन सेम डायरेक्शन में, मतलब आपको अपना थंब रखना है मोशन की साइड पर और फोर फिंगर फील्ड की साइड पर। फोर फिंगर में एफ है तो एफ फॉर फील्ड, थंब में टी है और मोशन में भी बीच में टी है, तो टी और टी को मिला करके याद कर लिया। थंब को रखा मोशन की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को रखा फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो आपकी सेंट्रल फिंगर यानी मिडिल फिंगर है, वो मिडिल फिंगर ईएमएफ की डायरेक्शन देगा आपको, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। आई बात समझ में आपको? ये तो रूल समझ में आया Yes, इनका? sir. रूल समझ में आया? सर इंड्यूस्ड का मतलब? देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो फिर से बता रहा हूँ। अब एक बार फिर वही टेबल वाला डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा हमें। तो आपको एक देखो, मैंने ऑलरेडी एक रूल बता दिया है, ये आपको एक्स्ट्रा रूल बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस का रूल है, मतलब आपके स्कूल में हो सकता है यही रूल बताया गया हो आपको, तो मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। हमने तो एक रूल पहले बता दिया। देखो अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। ये जो वायर था इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ लिए रखा था। तो अब आप अपने राइट हैंड को इसी तरीके से पहले तो आपको रखना पड़ेगा, राइट हैंड। तो अपने सबसे पहले आप एक काम करिए, आपका जो राइट हैंड है, आपको बताता हूँ क्या होगा। अपने राइट हैंड को का थंब वेलोसिटी की साइड पे करिए, ठीक है ना। थंब मतलब राइट हैंड का थंब इस तरफ रखो, और राइट हैंड का फोर फिंगर ऊपर की तरफ, फोर फिंगर एक फिंगर मतलब यहाँ पर आपके राइट हैंड का फोर फिंगर ऊपर की तरफ। और मिडिल फिंगर आपका किस तरफ जा रहा है बताइए? मिडिल फिंगर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है? अगर मैं इसको पी और क्यू का Sir, नाम दूं, left to right. मतलब पी और क्यू देख के बताओ ना, मिडिल फिंगर आपका किधर जाएगा? इस तरह राइट हैंड की बात करिए, गलती से Q लेफ्ट, की तरफ जा रहा है. लेफ्ट हैंड नहीं यूज करिएगा, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ। कई लोग लेफ्ट हैंड हो सकता है यूज कर रहे हो। राइट हैंड सबसे पहले तो आपके अपने राइट हैंड को देखो, मैं अब आप हम लोग फिजिकली तो दिखा नहीं सकते आपको, इसीलिए इमेजेस का हेल्प ले रहा हूं मैं, कि ये जो इमेज बनाई है ना, पहले आपके तीनों थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, पहले तो आप ये एंश्योर करिएगा कि इन सबके बीच में 90 का एंगल बना है, इस तरीके से आपने रखा हो। और इसके बाद थंब को रखना है पैरेलल टू वेलोसिटी, फोर फिंगर को रखना है ऊपर की तरफ। तो आप बताओ कि ये जो मिडिल वाली फिंगर होगी, ये पॉइंट क्यू की तरफ आ रही है ना? Yes, sir. तो जी यही वो फ्लेमिंग रूल है कि क्योंकि मिडिल फिंगर की डायरेक्शन क्यू पॉइंट की तरफ है, मिडिल फिंगर क्यू की तरफ जा रहा है, तो क्यू प्लस हो जाएगा और पी माइनस हो जाएगा। मतलब जिस तरफ आपका मिडिल फिंगर जाएगा उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये इसका मतलब है। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड पसंद आ रहा है या ये रूल पसंद आ रहा है। ये जो राइट हैंड रूल, ये भी राइट हैंड रूल है, बट ये फ्लेमिंग का राइट हैंड नहीं है, क्योंकि Sir, उसमें palm rule ज़्यादा अच्छा है.
ये पाम रूल कहलाता है बेसिकली, क्योंकि इसमें चारों फिंगर सीधी हैं। ध्यान दें, चारों फिंगर सीधी हैं। इसमें अगर आप देखो तो थंब के अलावा ये सब एक ही डायरेक्शन में है। इसमें क्या है कि उंगलियां मोड़नी पड़ेंगी आपको, फिंगर्स मोड़ना पड़ेगा। अब किसी के हाथ फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी के फिंगर फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो कहो यहाँ 90 बन ही ना पा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आप लोग की क्लास में से इन तीनों फिंगर को इस तरीके से रख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि बाकी दो फिंगर, अगर आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा तो बाकी की दो फिंगर अंदर बंद है ऐसे। तो आप क्या अपना, पहले तो आप ये बताओ, क्या आप ऐसे सभी लोग अपने राइट हैंड को इस तरीके से रख पा रहे हो कि तीन? यस सर। यस सर। बाकी की दो फिंगर आपके पाम को टच कर रही है, ये जो बाकी के दो फिंगर्स हैं। यस सर। यस सर। चलो तो अच्छी बात है, अगर आप कर पा रहे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो ठीक है। आई बात समझ में कि ये फ्लेमिंग्स रूल है। तो अब आप इंड्यूस पॉजिटिव साइड देखने के लिए चाहे तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करें, या फिर आप ये पाम रूल यूज कर ले। दोनों ही काम करेगा, दोनों से आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। पाम रूल से भी आंसर आएगा और फ्लेमिंग के रूल से भी आंसर आएगा। मुझे पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मेरे को पाम रूल ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, ज्यादा आसान लगता है मेरे को, क्योंकि और आपको भी आसान लगेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो पाम रूल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो आसान लगता है। क्लियर हो गया अभी ये चीज? यस सर। सर स्कूल वाले पाम रूल मानेंगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए बता दिया ना आपको कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो। तो स्कूल में कौन सा समझाना है, लिखना ही तो है, तो ऊपर के दो स्टेटमेंट लिख डालना उठा करके, खत्म हो गया। वहां तो एक तरीके से याद करने वाली बात है। बट याद भी करने का तरीका बता दिया। अगर आपको ये भी याद करना है तो आपका तरीका है, मोशन में टी मतलब थंब, फोर्स में फोर फिंगर में एफ मतलब फील्ड, और सेंट्रल फिंगर मतलब सी फॉर करंट, यानी कि वो प्लस माइनस बताएगा आपको। मिडिल फिंगर की जगह सेंट्रल फिंगर याद करें तो सेंट्रल फिंगर वर्ड ज्यादा में सी वर्ड आएगा, सी अल्फाबेट, सी फॉर करंट हो गया। ऐसे हमने याद किया हुआ है इसको। बट मैंने देखा है, अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने लोगों को ये अपना हाथ ऐसे करते हुए देखा है, और उनकी प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है तुम में से भी, ये जो मिडिल फिंगर है और ये जो फोर फिंगर है, ये चिपक जाते हैं दोनों, मतलब इनके बीच एंगल बनता ही नहीं। पता नहीं, मतलब अब लोगों का क्या प्रॉब्लम भगवान जाने। सर लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करते हैं? इसमें नहीं है। देखो एक मैं बता रहा हूँ, पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि अगर आपकी मिडिल वाली फिंगर जो है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधी हो। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो मिडिल फिंगर को आप बेंड कर सकते हो। आप राइट वाले डायग्राम को देखिए जिसमें वाइट हैंड है, आप मिडिल फिंगर को थोड़ा सा मोड़ सकते हो। मोड़ना पड़ेगा, क्यों मोड़ना पड़ेगा आपको, टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये एंगल फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो एंगल बने, ये 90 दिखना चाहिए आपका, तभी आंसर सही आएगा। तो अगर 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 मान लो मिडिल फिंगर सीधे करने पर 90 नहीं बन रहा, तो बीच में से मोड़ लो ना, भगवान ने इतना तो आपको दे रखा है ऑप्शन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलिए, हो सकता है? यस सर। ठीक है, तो अभी मेरा पॉइंट ये हो गया, ये तो डायरेक्शन देखने की बात हो गई, ईएमएफ कैलकुलेट करने की बात हो गई कि कैसे निकालोगे आप ईएमएफ को। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी तक बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार ये स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर वो बैटरी जैसा काम करता है। उसका प्लस और माइनस डिसाइड करने के दो रूल हैं, पाम रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दोनों में से जो रूल तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो फॉलो करना, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। आपका राइट हैंड पाम रूल अच्छा लगता है तो पाम रूल लगा लो, फ्लेमिंग का मेथड अच्छा लगता है तो फ्लेमिंग का मेथड लगा लो, बट आंसर ले आओ। तो इससे ये मालूम कर लोगे कि प्लस और माइनस कहां कहां पे होंगे। उसके बाद प्लस माइनस जब आप अलग अलग कर दोगे ना, तो तीसरा पॉइंट आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो उसका आंसर आ रहा है VBL, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेकिन ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ, अगर मैं इसके प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, तब करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, करंट बाय द मोशनल ईएमएफ। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें
कि एक वायर को तो मूव किया ही, लेकिन साथ में मैंने उसको कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस के साथ। अगर आप ध्यान दें तो इसको मैंने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं वायर का जरा कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा इसका, आपको ब्राइट कलर्स स्क्रीन पे ज्यादा बेटर दिखेंगे। इस तरीके से आप ये रेड वाला वायर मान ले, जो रेड कलर से वायर है, ठीक है ना, इसको मान लो आप, इधर ए वाला पॉइंट और इधर बी वाला पॉइंट, और ब्लू कलर से जो क्रॉस देख रहे हो ना, ब्लू कलर के क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बी, और वेलोसिटी है राइट साइड। तो इस फिगर में क्या है उस पर आप ध्यान न दें, इस फिगर में क्या है ना, क्योंकि फिगर तो कॉपीड है, आप वैसे बताओ क्या रिजल्ट आएगा। आप सेपरेटली अलग से देखो, पहले तो सबसे पहले आप सेपरेट पॉइंट देखो आप, कि जो आप ये कंडक्टर मूव कर रहे हो, पहले हम सिर्फ कंडक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा सारा फोकस कंडक्टर के ऊपर है। इस कंडक्टर की वेलोसिटी राइट साइड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू मतलब कि आपके स्टडी टेबल के नीचे फ्लोर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो पहले तो आप ये बताओ कि इसका प्लस माइनस एंड किधर आएगा, किधर प्लस आएगा, किधर पॉजिटिव है, टॉप पॉजिटिव है, बॉटम नेगेटिव। श्योर, टॉप पॉजिटिव और बॉटम नेगेटिव। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो रिजल्ट याद रखना है आपको, V B और इसकी अगर लेंथ L मान ली जाए तो इनटू L। तो इसका मतलब ये जो आपका AB वायर देख रहे हो ना, AB वायर जिसके अंदर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, अब आप इस AB को मान लेना कि ये एक बैटरी है, एज अ बैटरी, इसको आप एज अ बैटरी मान लें जस्ट। तो हम क्या करेंगे, AB को जब एज अ बैटरी मानेंगे तो उसका पॉजिटिव साइड रख देंगे ऊपर की तरफ, नेगेटिव साइड रख देंगे नीचे की तरफ, और उसको एक बैटरी के जैसा मान लेंगे, बैटरी के जैसा है। मान लो कि एक बैटरी है वो, जिसका EMF VBL है और पॉजिटिव एंड A है और बॉटम एंड B है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बैटरी को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है किसी रेजिस्टेंस के साथ। तो इस बैटरी को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जब इसको किसी रेजिस्टेंस के साथ आप कनेक्ट करोगे तो अब इसमें EMF के साथ साथ और क्या चीज आ जाएगी, क्योंकि अब तो सर्किट मेरा पूरा हो चुका है यहाँ पर करंट। हाँ, तो अब इस बैटरी से एक करंट फ्लो कर जाएगा ऐसे, और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकल करके इस रेजिस्टेंस में जाएगा और वहां से वापस बैटरी के नेगेटिव साइड की तरफ आ जाएगा। यही डायग्राम वहां पर दिखाया गया आपको। तो अगर कोई पूछे कि ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, VBL upon R। तो अब आप नॉर्मल, हाँ, सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। हाँ, मतलब ओम्स लॉ लगाइए। देखो एक्चुअली इस टॉपिक में डिफिकल्टी क्या हो रही है कि आप देखो पिछले सारे चैप्टर्स यूज होने लगे, इसीलिए इस चैप्टर को डिफिकल्ट माना जाता है कि पहला चैप्टर भी यूज हो रहा है, दूसरा चैप्टर भी यूज हो रहा है, तीसरा चैप्टर भी यूज हो रहा है, सबके कुछ ना कुछ कंसेप्ट आते जा रहे हैं इसमें। तो EMF ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखोगे VBL और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। सभी को आई? आपको समझ में कि ये सब प्लस माइनस अब देख लोगे अपने हिसाब से कि प्लस किधर है, माइनस किधर है, और ये सब चीजें, या दो रूल हैं, पाम रूल और फ्लेमिंग रूल, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लेना इसको, तो ये मालूम चल जाएगा कि जो, बस इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूविंग कंडक्टर बैटरी, मूविंग कंडक्टर मतलब बैटरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर वो बैटरी है तो उसमें से करंट निकल सकती है, अगर उस बैटरी को आपने किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है तो। बैटरी को अगर कनेक्ट नहीं करते हैं तो करंट नहीं आता, प्लस माइनस तब भी होता है लेकिन करंट नहीं आता। तो पीछे के एग्जांपल्स में क्या हो रहा था कि हमने कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया था, सिर्फ कंडक्टर को मूव कर रहे थे, एक कंडक्टर लेकर के उसको दौड़ा रहे थे, तो प्लस माइनस हो गया, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट नहीं फ्लो कर पा रहा था। अब हमने क्या किया, उसके प्लस माइनस को किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस लगा के, तो अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, सर्किट भी है, तो करंट भी फ्लो करने लगा इसके अंदर। बताए बच्चे लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी एक मिनट यार। तो अच्छा, अब एक काम करना, सुनो, मैं एक और पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। देखो एक और पॉइंट,
क्या ये जरूरी है? देखो मान लो, नेक्स्ट पॉइंट देखना, हम लोगों ने पीछे एक स्टेटमेंट कहा था कि सुटेबल वे होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो आप उसकी बात कर लो कि प्रॉपर तरीका क्या है भाई। देखिए, आप मेरे को इसका आंसर देना, ठीक है ना, इसका आंसर देना कि अगर मान लो जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आप वेलोसिटी देते हो उसकी लेंथ के पैरेलल, ठीक है ना, मतलब कि हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करें लेकिन इसकी वेलोसिटी राइट साइड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड डायरेक्शन में है, दोनों राइट साइड डायरेक्शंस में है। तो जरा एक बार थ्योरी पर वापस चलते हैं और मैं जीरो हो जाएगा। देखो, हाँ सर फोर्स हो जाएगी। 4-0 हो जाएगा इसको check एक्चुअली यार, करो। हाँ ये जो फॉर्मूला था ना F = QVB, ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं था। सर साइन थीटा भी आगे। हाँ, मेन थीटा तो साइन जीरो हो जाएगा। 9-0-0 साइन थीटा हो गया। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपने एक ही डायरेक्शन में कर रखा है तो इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनके ऊपर कोई फोर्स आएगा ही नहीं, नो फोर्स विल अपीयर। तो जब फोर्स आए, जब देखिए मैंने क्या कहा था कि प्लस और माइनस हमेशा साथ साथ रहते हैं, प्लस और माइनस एक साथ होते हैं, लेकिन वो अलग किसकी वजह से हो गए थे तो साथ, लेकिन अलग किसकी वजह से हो गए थे? तो आप डेरिवेशन पे जाओ, प्लस माइनस थे एक साथ, मैग्नेटिक फील्ड ने उनको अलग अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? QVB sin थीटा का फोर्स लगा के अलग कर दिया, ताकत लगा के अलग कर दिया ना। आप प्लस और माइनस आराम से मोहब्बत के साथ एक साथ रह रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड आया, उनके बीच में स्प्लिट प्रोड्यूस की कि तुम प्लस वाले से कहा तुम इस तरफ चलो, माइनस वाले से कहा तुम इस तरफ चलो, अलग अलग भागो यहाँ से। तो वो किस वजह से कर पाया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ताकत थी, पावर थी, फोर्स की पावर। F = QVB sin थीटा का फोर्स लगा करके उसने प्लस और माइनस को एक साथ रहने से मना कर दिया कि तुम एक साथ नहीं रह सकते। अब उनकी ताकत हो गई खत्म, ताकत हो गई जीरो। क्यों? F का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी जोश में आया यहाँ पर कि मैं आज प्लस माइनस को अलग कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया उसने ये देखा कि V और B तो सेम डायरेक्शंस में आ गए, यानी ये जो साइन थीटा वाला फैक्टर है वो तो हो गया साइन जीरो, यानी कि फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड लग ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड आए तो बड़ी जोश में कि प्लस माइनस को हम अलग करके दिखा देंगे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे इनको समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने वाला है नहीं, और जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा ही नहीं तो ये प्लस और माइनस कभी अलग रहेंगे नहीं, ये हैप्पीली एक दूसरे के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, विल स्टे टुगेदर। तो ये जो प्लस माइनस एक साथ अपनी लाइफ को मौज मस्ती के साथ काट रहे, ये अलग होंगे ही नहीं, और जब अलग ही नहीं होंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आने वाला। क्या कोई ऐसी बैटरी बनती है जिसका प्लस और माइनस एक ही जगह पर हो? नो सर। तो फिर प्लस माइनस अपोजिट हुआ तब भी कुछ फोर्स नहीं लगेगी, मतलब V और B, मतलब V राइट हुआ B लेफ्ट हुआ। हाँ, मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ, इसी बात को यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में कहा था कि सुटेबल वे, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप इस तरीके से मूव कर रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड प्लस और माइनस को अलग कर ही नहीं पा रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लस माइनस को सेपरेट ही नहीं कर पा रहा तब कहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? फिर तो ये वो सिचुएशन होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक ही जगह हो गए। तो ऐसी बैटरी तो दुनिया में आज तक बनी ही नहीं है कोई कि प्लस माइनस एक ही साथ हो। आप वो 1.5 वोल्ट वाला टॉर्च वाला सेल भी जब खरीदने जाते हो 10 रुपए वाला, तो भी प्लस और माइनस अलग अलग साइड पे होते हैं उसके। तो वो सुटेबल वे था, मतलब कि समटाइम्स, क्वेश्चन मेरा ये है कि समटाइम्स EMF कैन बी जीरो, मतलब आप ये मत समझना कि हमेशा VBL आएगा, समटाइम्स इट कैन बी जीरो ऑल्सो। इसके अलावा एक और केस बताता हूं, देखो कौन सा होगा जहां पर होगा। मान लो हमने एक वायर लिया, ठीक है, सिचुएशन ये हुई हमारी, एक वायर यहाँ पर ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है, जैसे पहले बनाई ना वैसे ही है, इस तरीके से है, ठीक है जी। उसे अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इस वायर में वेलोसिटी भी दे दी, लेकिन इस वायर का ना बहुत पतला वायर है, थिन वायर, मतलब धागे जैसा, थ्रेड जैसा वायर है, पतला सा एकदम पतला तार, ठीक है, बहुत पतला सा तार है। अब इस तार में आपने क्या किया ना, इसको वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया। तो हमने वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर दी राइट साइड डायरेक्शन में,
ठीक है जी, राइट साइड डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनटू है, अंदर की तरफ। तो अब आप पहले तो ये बताओ, पतला तार है, मतलब पतला तार का मतलब ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट जीरो है, ये जीरो है। अब आप पहले तो ये रूल लगाओ, ये रूल, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट एक ही जगह रहेंगे। हाँ, ये जो राइट हैंड रूल है, ये पहले तो आप इसको पता लगाओ, राइट हैंड पाम रूल, इससे पता लगाओ कि पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा। राइट हैंड पाम रूल से पता लगाओ कि इसके अंदर जो प्लस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, बताओ। सर ऊपर वाली जो लाइन है उस साइड, और ऊपर की लाइन, हाँ ऊपर की लाइन, और माइनस वाली नीचे जाएगी। बहुत मतलब एक ही जगह पे रहेंगे मतलब ऑलमोस्ट। मतलब प्लस वाला ऊपर जाएगा और माइनस वाला नीचे जाएगा, लेकिन जाओगे कहाँ? जब वायर पतला है तो जाओगे कैसे वहां पर? जगह तो है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। समझ गए? हाँ, तो Yes, sir. मतलब फोर्स तो है, फोर्स है, लेकिन क्या कहोगे? लेकिन चलने की मोशन नहीं, चलने की स्पेस नहीं है, चलने की स्पेस नहीं है। फोर्स लग रहा है लेकिन जाएंगे कहाँ? जगह ही नहीं वहां जाने की, तो प्लस माइनस अलग हुए ही नहीं। फिर ये आराम से एक साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, कोई ईएमएफ नहीं आएगा। आ रही बात समझ में कि ईएमएफ जरूरी नहीं है कि आप कंडक्टर को मूव कराओगे तो आ ही जाएगा। कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती है कि आप मूव करा रहे हो, देखो फर्स्ट केस में तो फोर्स ही नहीं आया तो बात खत्म हो जाती है, जगह है कि नहीं है उसकी बात ही नहीं है, जब फोर्स नहीं तो अलग क्यों होंगे। और दूसरे केस में फोर्स तो लगा, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स तो लगाई, लेकिन उस फोर्स की वजह से प्लस माइनस एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, तो वायर में इतना स्पेस ही नहीं है कि वो अलग हो जाए। आ रही बात समझ में? ईएमएफ के जीरो होने के रीजन समझ में आ गए आपको? यस Yes, sir. तो सुटेबल वे फिर क्या होगा, प्रॉपर वे क्या होगा? सुटेबल वे क्या होता है, मतलब सही तरीका क्या है फिर इसका? सही तरीका ये होना चाहिए कि V, B और L तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होने चाहिए। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और L एक दूसरे के 90 डिग्री पर। अगर आप इन फिगर्स को ध्यान दो तो जो लेंथ की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं। ये सुटेबल वे होता है, प्रॉपर तरीका ये होता है इसका। मतलब अगर हम ये कहें कि इस तरीके से हमारा वायर है, वेलोसिटी इस वायर के परपेंडिकुलर साइड पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनके परपेंडिकुलर है। ये अगर ये केस बन रहा मान लो ऐसे, मतलब जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं ये वायर है, जो रेड कलर से दिखा रहे हैं ये इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं वो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी और वायर के बीच भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी 90 डिग्री एंगल बन रहा। तो यहाँ पर दिस इज द राइट वे ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट वे टू हैव पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें आएगा, बाकी नहीं आएगा। और इसमें किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा एक बार फिर से आपको बताना पड़ेगा। अगर मैं इसको पी एंड क्यू से डिनोट करूँ, जिस साइड Q है उधर पॉजिटिव है और जिस साइड P उधर नेगेटिव। ठीक है, मतलब इस वायर का Q वाला साइड पॉजिटिव बन जाएगा और P वाला साइड नेगेटिव बन जाएगा। मतलब आप इसको एक बैटरी मान सकते हो, जिसका नेगेटिव साइड आप लेफ्ट की तरफ देखोगे, पॉजिटिव साइड राइट की तरफ, इसको मान सकते हो कि P और Q एज अ बैटरी। और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर वे है, बाकी सब इम्प्रॉपर वे है, मतलब उनमें ईएमएफ नहीं आएगा। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल एक बेसिक आइडिया ऑफ जनरेटर है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो जनरेटर्स बनाए गए हैं ना, उनका फंडामेंटल है ये, इसीलिए मैं इतना टाइम इस टॉपिक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
क्योंकि यही कंसेप्ट जनरेटर को समझने में हेल्प करता है। वर्किंग ऑफ जनरेटर आपको तभी समझ में आएगी जब इस पूरे एग्जांपल्स को, इतने सारे केसेस को आपने ध्यान से समझा होगा। मतलब बेसिकली ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, दिस इज आइडिया बिहाइंड द आइडिया ऑफ, आप कह सकते हो कि जनरेटर्स का आइडिया है। भाई जनरेटर का काम क्या है बताओ। अच्छा, जो जनरेटर शादी ब्याह में यूज करते हो आप, मैरिजेस वगैरह में, फंक्शंस में, सर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट देना काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस देना काम है उनका? करंट ही तो आता है ना। यस सर। भाई पावर फेलियर हो गया तो कहते हो जनरेटर ऑन कर दो। जो जनरेटर ऑन करने में क्या होता है, अगर आप ध्यान से सोचो कि जनरेटर जब भी ऑन किया जाता है, इसको तो छोड़ दें, अगर आप कभी विलेजेस में जाओ, गांव में, और गांव की मैरिज में जाओ, तो वहाँ इतने हाईटेक जनरेटर तो होते नहीं, वहाँ ना देसी वाले जनरेटर होते हैं। और वो जानते हो कौन से? घुमाते हैं ऐसे। वो हाँ, एक लोहे की रॉड लेके जाते हैं सर। यस सर। और वो रॉड से चरखे की तरह। हाँ चरखे की शुरुआत में धीमे धीमे फिर तेज रहता है फिर। नहीं तो आप इसी बात को पकड़ो ना यार, कि वो घुमाया ना उन्होंने, मतलब लोहे की रॉड से किसी चीज को घुमाया कि नहीं घुमाया? तो घुमाना मतलब क्या? सर्कुलर मोशन तो दे रहे हो आप। सर वो वी बनाते हैं क्या? हाँ वेलोसिटी मतलब देते हैं क्या? बिल्कुल वेलोसिटी दे देते हो। मैग्नेट उसके अंदर होते हैं, जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स पहले से होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, और हैंडल से आप क्या करते हो, उसके अंदर की जो कॉइल होती है, उस कॉइल को आप घुमाते हो, मोशन जनरेट करते हो। लेकिन सर हमेशा तो नहीं घुमाते। सर फ्यूल क्यों डालते हैं फिर उसके अंदर? हमेशा, और सर हमेशा घुमाते भी नहीं है, छोड़ देते कुछ देर बाद तो वी खत्म। तो ये दोनों बहुत, ये एक पॉइंट आपने पूछा कि फ्यूल क्यों डालते हैं और ऐसा क्यों होता है कि बिगिनिंग में रोटेट करके छोड़ देते हैं उसको, उसके बाद वो जनरेटर चलता रहता है। ये सर ऐसा तो बता रहा हूँ। देखो एक बात तो, पहली बात तो फ्यूल क्यों डालते हैं, इसका आंसर लेना। फ्यूल क्यों डालेंगे, क्या जरूरत है फ्यूल डालने की? सर उसकी वेलोसिटी को बरकरार रखने के लिए। शाबाश। सर कोई फ्यूल कोई पहिया चलाता है क्या सर? उसमें लगे रहते हैं। नहीं उसमें बेल्ट लगे होते हैं। हाँ, मोटर होती है, मोटर। देखो सुनो, पहली बात क्या होता है, एक बार बताओ, अब सुनना, मैं ध्यान से कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब करंट फ्लो करेगा तो क्या रेजिस्टेंस में कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी? होगी सर। होगी। जूल्स लॉ। यस सर। देखो लॉ I स्क्वायर R इंटू टी से रेजिस्टेंस में हीट आएगी। ठीक, एनर्जी के बारे में एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो गीता में कहा गया था, भगवत गीता में, कि ये कभी मरती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होती है ना। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप कभी मरते नहीं हो, बस आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फॉर्म कैन बी चेंज्ड। मतलब क्या है कि जो ये रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट आएगी कहां से भाई? क्योंकि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हीट एक एनर्जी है, तो क्रिएट तो करी नहीं होगी हमने। एनर्जी के बारे में बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती। तो अगर हम कहीं पर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमने क्रिएट नहीं करी होगी, वो हमने किसी और एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया होगा। आप नॉर्मल बैटरी में, कार की बैटरी में नॉर्मल सेल्स जो लगाते हो, वो ऐसा क्यों होता है कि टॉर्च का सेल जो होता है वो 6 महीने साल भर बाद खराब हो जाता है? ये जो घड़ी में सेल लगाते हो वो साल भर बाद, 2 साल बाद बदलनी पड़ती है आपको। क्या प्रॉब्लम आ जाती है उस सेल के अंदर, क्यों नहीं फंक्शन कर पाता वो? सर उसके केमिकल खत्म हो जाता है, केमिकल एनर्जी खत्म हो गई ना, और जब तक केमिकल एनर्जी है तब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कराते हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाता आगे। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ बैटरी का रोल कौन प्ले कर रहा है? सर वो कंडक्टर। कंडक्टर। तो क्या उस कंडक्टर में कोई केमिकल डाला हुआ है हमने? नहीं। उस कंडक्टर में क्या है? वेलोसिटी। और जब कंडक्टर में वेलोसिटी होगी, तो अब आपको मैकेनिक्स याद करिए, इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसका एक फॉर्मूला हुआ करता है हाफ mv स्क्वायर। जी। तो होता क्या है कि इस काइनेटिक एनर्जी में से एनर्जी धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस में
हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करने लगते हो। काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी। तो जैसे अभी आपने सेल के बारे में कहा कि धीरे धीरे उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो सेल डेड हो जाता है, तो ऐसे ही इस वायर की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक टाइम बाद ये डेड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वायर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एक्सेलरेट होगा या स्लो डाउन होगा अगर आपसे पूछा जाए, जबकि आप ये जानते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सर व्हील तो हमेशा चल ही रहा है, उसको हमेशा मोशन में रख ही रहे हैं हम लोग। नहीं, हम लोग नहीं रख रहे हैं, मतलब अगर हम ना रखें तो हम ये कह रहे हैं कि एक बार मोशन दे करके छोड़ दे तो क्या ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर पाएगा? आंसर है नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज हो रही है। हाँ, क्योंकि चला जाएगा। करंट फ्लो होने पे एक आपको हीट प्रोड्यूस करनी है, मतलब थर्मल एनर्जी चाहिए, तो थर्मल एनर्जी लाओगे कहाँ से? तो वो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी में से चुराएंगे। काइनेटिक एनर्जी की चोरी होगी और उससे हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और ये वायर अल्टीमेटली स्टॉप कर जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्टॉप ना करे, उसके लिए ही जनरेटर में आप फ्यूल डालते हो। फ्यूल का काम होता है इसके वेलोसिटी को मेंटेन करना, इसीलिए फ्यूल खत्म होने के बाद क्या होता है, मान लो जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या वो थोड़ी देर में बंद नहीं हो जाता? बोलो। ऐसे जनरेटर बिना फ्यूल के भी चल सकते हैं। नहीं, आप जनरेटर हमेशा चलते रहे। आप जनरेटर तो छोड़ दो, बाइक की बात करो, बाइक और कार की बात करो। पेट्रोल खत्म हो जाए चलती हुई गाड़ी में, 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही, पेट्रोल खत्म, क्या वो चलते ही रहोगे आप? नहीं सर। रेडिएटर फट जाएगा। स्टॉप हो जाएगी गाड़ी, थोड़ी दूर चल के स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब जब तक पेट्रोल था तब तक आप अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर पा रहे थे, जब पेट्रोल खत्म तो वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर पाए आप, वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसका मतलब गाड़ी में जो पेट्रोल था उसका क्या काम था? अब आप पूछो पेट्रोल क्यों डाला था हमने? तो एग्जैक्टली मेंटेन करने के लिए वही काम जनरेटर में भी होता है कि फ्यूल जो डालते हैं ना, वो बेसिकली ऐसी गाड़ी वाला पर्पस होता है कि जब भी फ्यूल खत्म होगा तो उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो जनरेटर बंद कर जाएगा। सर अगर मोशन हमेशा होता रहा तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं फ्यूल की। नहीं, फ्यूल की वजह से ही मोशन होगा। आप गाड़ी का सिस्टम लो ना, कार का सिस्टम क्यों नहीं ले रहे हो? जब तक फ्यूल है तभी तक तो मोशन होगा। गाड़ी का अपना एग्जांपल ले लो भाई, जब तक आपकी बॉडी में फ्यूल है, खाना पीना खाए हो, एनर्जी है, ब्रीदिंग है, तभी तक तो चलोगे। किसी भी चीज को चलने के लिए उसका एनर्जी तो चाहिए, सोर्स तो चाहिए यार। सर इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इसमें। जनरेटर में सर? हाँ, जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं यार, परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं करती है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहती है। बार मैग्नेट्स होते हैं अंदर। कभी कोई जनरेटर अगर कोई पुराना दिख जाए उसको खोल डालना, तो खोलने पर आपको दिखेगा अंदर बड़े बड़े मैग्नेट्स रखे जाते हैं उसके अंदर, और उसके बीच में ना एक कॉइल होती है। तो हम लोग सिर्फ उसको कॉइल को घुमाते हैं, मतलब मोशन जनरेट करते हैं उसको। ठीक है, उसका मोशन वो मोटर करता रहता है, मतलब जब हम लोग घुमा रहते हैं। एक्चुअली जनरेटर में ना एक मोटर भी होता है, मतलब वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग है यार। वो मोटर क्या करता है, जनरेटर की वेलोसिटी को मेंटेन किए रहता है। मोटर सब जगह होती है, आपके कार के इंजन में भी होती है। जितनी भी चीजें रोटेट करेंगी उनमें मोटर जरूर होगी, चाहे वो छोटी मोटर हो चाहे वो बड़ी मोटर हो, बट मोटर के बिना आप रोटेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? यस सर। चलो इसको हम डिस्कस और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको ना आगे और कंटिन्यू कर लेंगे। आई मीन कि ये फ्यूल की नीड क्या है और ये, बट उसके पहले मेरा पॉइंट तो समझो। मैं इतना जो एक पूरी क्लास आपको मैंने आउट ऑफ सिलेबस जा करके, मतलब क्लास 10th के प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड सिलेबस से बाहर जा करके मैंने आपको ये सब बताया है। हाँ जी, डायनेमो वाला कंसेप्ट कर लो।
ये इसलिए समझाया था कि मैं डायरेक्ट वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर पर ही जाना चाहता था। मतलब आपके बुक्स में एसी जनरेटर की डायरेक्ट वर्किंग है। अगर पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको याद होगा। डायनेमो पढ़ाया आप लोग को? नो सर। अच्छा, एसी जनरेटर? हाँ एसी पढ़ा है सर, डायनेमो नहीं। तो एसी जनरेटर की वर्किंग जो आपको बताई जाती है स्कूल में या बुक्स में जो आप देखते हो वो समझ आ जाती है? हाँ सर, वो कॉइल होता है, मूव करता रहता है, वो ऐसा ही कुछ। तो ऐसा ही कुछ नहीं, ये उसका फंडामेंटल है बच्चे कि मोशन से। हाँ सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है वो सर। यही इसका लॉजिक है ना, कि आपको लॉजिक समझो कि मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो इसका लॉजिक समझो, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वायर को आप मोशन देते हो तो उसके अंदर चार्जेस अलग हो जाते हैं। चार्जेस अलग हो जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कोई रेजिस्टेंस लग जाएगा तो करंट आ जाएगा। ये सीक्वेंसिंग ऐसी है इसकी। वो तो जो आप पढ़ते हो, रिजल्ट पढ़ते हो, बट कोई पूछे कि यार इसको समझाओ ऐसा क्यों हुआ, तो आप उस क्यों का आंसर दे सकते हो कि क्या होता है जनरेटर के अंदर। तो हम कहेंगे जब कॉइल को हम घुमाएंगे तो प्लस माइनस चार्ज अलग हो जाते हैं, अलग होने से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आने से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होने लगती है। ये एसी जनरेटर की वर्किंग का बेसिक आइडिया है। डिटेल में इसको अब अगली क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है पॉइंट? यस सर। यस सर। चलो फिर इतना ही रखते हैं आज, है ना?